नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास सिस्टम में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला मान किया। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो है वो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले आपको जो बात मालूम होनी चाहिए, आनी चाहिए, वो ये है कि आपको मेजर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के मुताबिक पता होना चाहिए, किस एटम का क्या एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे चंद एटम्स मैंने लिखे हैं जिनका एटॉमिक मास जो है उनके सामने मेंशन किया हुआ है। तो ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट सारे नहीं तो ये जो मेंशन किए हुए एलिमेंट्स इनका एटॉमिक मास आपको लाजमी तौर पर याद हो, क्योंकि इनका एटॉमिक मास अगर आपको याद होगा तो ही आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकेंगे। और जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकेंगे तभी आप मोल कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। और मोल याद रखिएगा, मोल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेसिक कैरेक्टर रखता है, बुनियाद है। यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको मोल के मुताबिक पता होना जरूरी है। मोल क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आइंदा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए। तो हमारे पास कुछ मेजर एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास मालूम दिया हुआ है वो आपको याद हो जाना चाहिए। पहले है सोडियम, सोडियम का है 23, क्लोरीन 33.5, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। ये एक एटम का है, याद रखिए ये एक एटम का, ये दो एटम्स के लिए नहीं है। कैल्शियम 40, पोटाशियम 39, क्लोरीन 19, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, फॉस्फोरस 33, हीलियम 4 और मैग्नीशियम 24। इसके अलावा आप बुक से कॉपर, बोरॉन और बेरियम ये तीन एलिमेंट से इनके फाइंड आउट करके व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना आया भी है या नहीं पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले हम और फाइंड करते हैं, हमारे पास कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है 24। मैग्नीशियम के एटम कितने हैं 1। तो एक जहाँ पे हम नॉर्मली लिखते नहीं उसे मल्टीप्लाई नहीं करते तो 24 की जगह 24 आ गया। आगे आ गया सल्फर, सल्फर में कितने एटम है 1। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना था 32 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का था। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है 4। तो 4 का क्या होगा, 4 से 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आया 64। इन सबको जमा किया तो हमारे पास एटॉमिक मास आ गया 120 AMU। AMU क्या एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिट होता है एटॉमिक मास का। उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का मास क्या है, कैल्शियम का हमने कहा 40 है एटॉमिक मास। कैल्शियम के एटम कितने हैं 1 से मल्टीप्लाई। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या 33.5, कितने एटम है 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सोल्व के 40 मल्टीप्लाई 1 40, 75.5 मल्टीप्लाई बाय 2 71, जमा किया तो 111 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का 1 है, कितने एटम है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर का क्या है 32, कितने एटम है 1। ऑक्सीजन का क्या है 16, कितने एटम है 4। तो 4 एटमों का क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 × 32 = 64। तो 98 AMU क्या आया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आया। असाइनमेंट के तौर पर आप H3PO4 HNO3 NH3 और CaSO4 ये तीन एलिमेंट, 4 एलिमेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इनका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके
केटाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं आयन पर। हमने आयन के मुताबिक पढ़ा है कि एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। लेकिन जब ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या गेन करे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन के बीच इसमें कन्वर्ट होता है, ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन आपकी तो क्या होगी, एन एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स का ग्रुप, एटम अकेला हो या 3-4 एटम ग्रुप की शक्ल में हो, हैविंग चार्ज ऑन इट, और उन पे क्या हो, चार्ज हो, तो उसको आप क्या कहते हो, आयन कहते हो। जैसे एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, उसके ऊपर चार्ज है, क्या होगा, क्लोरीन का आयन। सोडियम एटम है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्या होगा, सोडियम का आयन। इस तरह OH हाइड्रोक्सल, OH ग्रुप ऑफ एटम है हैविंग चार्ज और इट नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, आयन। अब आयन की दो टाइप्स होती है। आयन की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा गेन और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। ये डेफिनेशन लिखना तो ये भी याद कर सकते हो और ऊपर वाली की डेफिनेशन कर सकते हो। अब आयन की दो टाइप है, एक है केटाइन और एक है एनाइन। केटाइन होता है पॉजिटिव, केटाइन नेचर में होता है पॉजिटिव और एनाइन नेचर में होता है नेगेटिव। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम वो डेफिनेशन है जो आयन की है, सिर्फ यहाँ पे इजाफा किया, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को इजाफा है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे क्या है, चार्ज है उस पर सिर्फ, लेकिन यहाँ पे आप चार्ज को स्पेसिफाई कर रहे हो, हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। अब केटाइन कैसे बनता है, केटाइन इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया सोडियम केटाइन में। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसमें क्या मतलब है, तो हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर मिकदार में होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर याद रखिएगा हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी आपका एटम क्या होता है, बैलेंस रहता है। लेकिन क्या हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम था, उसमें कितने 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब किसी भी वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से बाहर निकल गया, जो बाहर निकला तो प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब आपने टग ऑफ वार में देखा होगा, एक तरफ 11 बंदे रस्सा खींच रहे हैं और दूसरी तरफ 10 बंदे खींच रहे हैं, तो आप खुद ही बताएं पलड़ा किसका भारी होगा, 11 वालों का। क्यों, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा है। सिमिलर पलड़ा किसका भारी होगा, प्रोटॉन का, क्यों, वो तादाद में ज्यादा, इलेक्ट्रॉन तादाद में कम है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जिनका पलड़ा भारी होगा चार्ज उनका शो होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब एनाइन क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, मैं वही बात कर रहा हूँ, एक एटम हो या ग्रुप की शक्ल में हो, हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। उस पे नेगेटिव चार्ज हो, अगर किसी भी आयन के ऊपर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या बनता है, वो एनाइन बन जाता है। और एनाइन कैसे बनता है, एनाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बनता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्लोरीन का एटम था जिसके अंदर 17 प्रोटॉन थे, और हमने पढ़ा होगा कि न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो 17 ही प्रोटॉन थे 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन क्या हुआ, इस क्लोरीन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहीं से घूमता घुमाता इलेक्ट्रॉन आया और इसने लालच करके वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर जज़ब कर लिया, खींच लिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ जाएगी। क्यों, पहले 17 थे, कितने हो जाएंगे एक लेने के बाद 18, तो प्रोटॉन 17 रह रहे हैं, तो ज्यादा चार्ज किसका है, ज्यादा वजनी कौन, 18 वाले ज्यादा वजनी होंगे 17 वाले। सही बात है, 18 वाले रस्सी को ज्यादा तेजी से खींचेंगे, उनकी तरफ वजन ज्यादा आएगा, तो वजनी कौन हुए 18, तो 18 का चार्ज ऊपर आएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये एनाइन कहलाएगा। अब डिफरेंस करना सीखते हैं हम, एटम क्या आयन क्या। हमने तो पता कर लिया एटम का अर्थ नेचर में बेसिक यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, और ये क्या है, एनाइन, आयन का एनाइन जो भी है ये कन्वर्ट बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज से। तो एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जबकि आयन क्या है, आयन किसी भी आयनिक कंपाउंड का, आयन किसी भी
आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल मैं आयनिक कंपाउंड ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड एक पॉजिटिव सोडियम और एक नेगेटिव क्लोरीन से मिलकर बना है। तो इसका बेसिक यूनिट क्या हुआ, इसका बेसिक पार्ट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन। यानी दो आयन से मिलकर बना सोडियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयन स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ किसी आयनिक कंपाउंड का, जबकि एटम के किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अच्छा ये क्या है, एटम क्या है, एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट कर भी सकता है, आजाद हालत में एटम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। फॉर एग्जांपल कॉपर आजाद हालत में रह सकता है, फॉर एग्जांपल आपका आयरन आजाद हालत में रह सकता है, आयरन जुड़ के नहीं रहता, आयरन आजाद हालत में रहता है, अकेला अकेला एटम रह सकता है, ठीक है। और ये आजाद नहीं भी रह सकता, जैसे हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके रहते हैं। क्लोरीन कभी अकेला नहीं रह सकता, दो क्लोरीन मिलके रहते हैं। तो एटम आजाद भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट आजाद, और एटम आजाद नहीं भी रह सकता, जबकि आयन कभी भी आजाद नहीं रह सकता। वो आजाद रह भी सकता और नहीं भी रह सकता एटम, लेकिन आयन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है, आयन कभी आजाद हालत में नहीं रह सकता। ये क्या है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसको कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि आयन पे क्या होता है, आयन पे कोई ना कोई चार्ज लाजमी होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो